गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं धीरज कुमार सिंह आप सभी का उड़ान इन्फिनिटी डिफेंस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स 4 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के दोनों एग्ज़ाम्स 4 नवंबर 2020 से स्टार्ट होने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप प्रैक्टिस सेट, मेमोरी बेस्ड प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और प्यारे बच्चों, हम इस क्लास में बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाई ग्रुप के पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चे, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 फर्स्ट क्लास है और उसी को बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। और हमारे प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। कह रहा है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स स्टार्टेड इन विच ईयर। कह रहा है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में कौन से वर्ष प्रारंभ हुआ। मैंने कहा नोबेल प्राइज। बच्चे, नोबेल प्राइज क्या होता है देखिएगा। नोबेल प्राइज विश्व का सबसे बड़ा प्राइज होता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज होता है। और नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई। 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई और नोबेल प्राइज शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन नोबेल प्राइज देने वाली संस्था है नोबेल फाउंडेशन, जिसकी स्थापना वर्ष 1900 में हुई। नोबेल फाउंडेशन नोबेल प्राइज देती है और नोबेल प्राइज की स्टार्टिंग 1901 में 5 क्षेत्रों में हुई और छठा क्षेत्र इसमें जोड़ा गया, 6 सेक्टर्स इसमें जोड़ा गया 1969 से, या कह सकते हैं 1968 में सेट हुआ। 1968 में तय किया कि इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज दिया जाएगा और नोबेल प्राइज अल्फ्रेड बी नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड बी नोबेल की याद में दिया जाता है। 5 सेक्टर्स में मिलता था और छठा सेक्टर, जैसे कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन दिख रहा है, छठा सेक्टर हमारा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया। तो कह सकते हैं हमारा पहला आंसर डी होगा, यानी कि कह रहा है इनमें से किस वर्ष नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक स्टार्टेड इन विच ईयर। आपका आंसर है 1969। मैंने डाला 1968 क्योंकि 1968 में तय किया गया था कि नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में दिया जाएगा, लेकिन दिया गया कब? 1969 में। आगे देखते हैं। मैंने कहा 1901, अगर ऑप्शन देखें 1901 वो ऑप्शन है बच्चे कि नोबेल प्राइज की स्थापना हुई और नोबेल प्राइज सबसे पहले 1901 में दिया गया और 1901 में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आज नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा 6 क्षेत्र। और वो 6 क्षेत्र कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ बच्चे। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मेडिसिन होता है, लिटरेचर होता है, पीस होता है और आपका एक इकोनॉमिक्स होता है। ये सारे क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज पर हम बहुत ही जल्दी एक बड़ी क्लास आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। और सेकंड क्वेश्चन कहता है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। कह रहे हैं कि पहले ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यूनियन बजट पेश किया। पहले प्रधानमंत्री, ऐसे कौन से पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने यूनियन बजट पेश किया? और पहले प्रधानमंत्री, इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू जी ने 1959 फाइनेंशियल ईयर 1958-59 में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया। बजट अब आज की डेट में कहें तो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। पहले फरवरी के लास्ट
डे पर किया जाता था, लास्ट दिवस पे किया जाता था। अब बजट 1 फरवरी को लॉन्च होता है, यानी कि कहेंगे नाउ बजट प्रेजेंट ऑन 1 एवरी ईयर। तो मैंने कहा पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया 1958 59। फिनेंशियल ईयर कहते हैं वित्त वर्ष, और वित्त वर्ष 1958 59 में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने ये बजट पेश किया था। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कह रहा है विच सिटी ऑफ राजस्थान हैज रिसेंटली डिक्लेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सबसे पहले बता दूं कि यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे वर्ल्ड में हेरिटेज साइट्स की मान्यता देता है। यूनेस्को हिंदी में ऐसे बोलते हैं बच्चे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता देता है। और यूनेस्को ने आज तक 1121 टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट को विश्व में मान्यता दी है। यूनेस्को ने 1121 टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता दी है। और आपका क्वेश्चन क्या है, इनमें से राजस्थान के किस शहर को अभी रिसेंट में हुआ कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर साइट की घोषणा की। और वो शहर का नाम मैं आपको बता दूं कि वो शहर है हमारा उदयपुर। ऑप्शन ए बीकानेर नहीं है, आंसर है आपका बच्चे जयपुर। और जयपुर शहर को अभी रिसेंट में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता दी है। और जयपुर को यह मान्यता मिलने के बाद जयपुर 38 साइट्स है इंडिया में जिसको यूनेस्को द्वारा आज तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की मान्यता मिली है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश एट विच प्लेस। सीधी बात, पहली डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लिए भारत में कहाँ स्थापित हुई। मैंने कहा पहली डच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए सबसे पहले व्यापार के लिए कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। केवल डच की बात कर रहा है तो आंसर है बच्चे मूसलीपट्टनम। बात करते हैं डच, ये डच की कंपनी सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई मूसलीपट्टनम और वर्ष था 1605 में। डच ने यह कंपनी अपनी 1605 में इस्टेब्लिश की। लेकिन सबसे पहली कंपनी पोर्चुगल एक देश होता है जिसकी राजधानी होती है पुर्तगाल और मुद्रा होती है लिस्बन। पोर्चुगल ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में की। देन उसके बाद सेकंड, अगर मैं कहूं विदेशी फैक्ट्री, क्वेश्चन में पूछा केवल डच के बारे में और डच का आंसर आपको मिल गया 1605 में मूसलीपट्टनम। मैंने कहा 1605 में मूसलीपट्टनम में ये स्थापित की। अब मैं उसकी बात कर रहा हूं कि भारत में सबसे पहले किन विदेशियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो पहले कही पुर्तगाल ने, दूसरी करी डच ने और थर्ड इंग्लिश ने। और इंग्लिश ने ये फैक्ट्री 1611 ईस्वी में की। और 1611 ईस्वी में ये भी आपके मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री स्थापित की। आंध्र प्रदेश भारत का राज्य है, आप सभी जानते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा दाल उत्पन्न करने वाला राज्य का नाम आपके सामने मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा दाल उत्पन्न करता है हमारे भारत में। अगर मैं बात करूं गन्ने की बच्चे, इस क्वेश्चन से अलग बात करूं तो गन्ने में सबसे ज्यादा उत्पादकता उत्तर प्रदेश की होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP
2020 recently NAP 2020 will replace the National Policy on Education NAP which was released on, कह रहा है हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अनुमोदित किया है, लाया गया है, लॉन्च किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन सी शिक्षा नीति पर, राष्ट्रीय शिक्षा पर नीति के स्थान पर होगी? मैंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या कह सकते हैं NEP 2020, NEP 2020 थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है जो भारत में लाई गई। एजुकेशन पॉलिसी अगर मैं कहूँ थर्ड तो 2020 में लाई गई। अगर मैं कहूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इससे पहले 1986 में, इसे कहेंगे सेकंड। और आपका आंसर मिल गया होगा बच्चे, और सेकंड को रिप्लेस करके थर्ड आएगी और थर्ड आई है। और इससे पहले हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले 1968 में आई थी बेटा। ये है हमारा 1986, आंसर है 1986 को रिप्लेस करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। इससे पहले 1986 में सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और पहली एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट NEP, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में। इसकी रिकमेंडेशन की थी कोठारी कमीशन ने, इसकी रिकमेंडेशन की कोठारी कमीशन। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थर्ड की रिकमेंडेशन की हमारे इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन ने इसकी सिफारिश की है। तो आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कि थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर सिफारिश किसने की? के कस्तूरी रंगन। और ये क्या रहे हैं? इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, इसरो के कह सकते हैं 5th चेयरमैन रहे के कस्तूरी रंगन। और के कस्तूरी रंगन इसरो के 5th चेयरमैन रहे हैं। इसरो क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको हम आगामी क्लास में एक बड़े टॉपिक के साथ पेश करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो बच्चे सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी स्टेप्स, सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी आपके सामने स्टेप्स। इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेप। और सबसे बड़ी हड्डी होती है, बड़ी बिग होती है फीमर, सबसे बड़ी होती है फीमर। नेक्स्ट चलते हैं आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफेंस से संबंधित ये क्वेश्चन है हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ इंडिया? इंडिया में आर्म फोर्स का कमांडर इन चीफ कौन होता है? हिंदी में कहेंगे भारत में कौन सशस्त्र? बच्चे ये होता है सशस्त्र, इसे करेक्शन कीजिएगा। सशस्त्र सेनाओं का सेनापति कमांडर इन चीफ बोलते हैं इंग्लिश में, होता है हमारे देश में सारी सेनाओं का हेड होता है देश का प्रेसिडेंट। और इस समय हमारे प्रेसिडेंट 14वें नंबर के नाम है सर का रामनाथ कोविंद, नाम सभी जानते हैं। और ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं जो इस समय हमारी आर्म फोर्स के सेनापति हैं। आर्म फोर्स बच्चे होता है सशस्त्र सेना। इसमें तीनों प्रकार की सेनाएं आती हैं, एयरफोर्स, नेवी और आपका आता है आर्मी। ये तीनों प्रकार की सेनाएं
इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आज के ही दिन यानी कि 31 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला है एग्जाम्स में। कह रहा है द नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? कह रहा प्रत्येक वर्ष एकता दिवस मनाया जाता है। एकता दिवस यानी कि एक करने के लिए जो दिवस वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर आपका राइट आंसर। और 31 अक्टूबर को बर्थडे होता है बच्चे, बर्थडे होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष आयरन मैन भी कहा जाता है, जिनका जन्मदिवस 31 अक्टूबर को होता है। अब ये डे स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम हमने ये डे सेलिब्रेट किया 2015 में। 2015 में ये डे स्टार्ट किया और ये डे 31 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आज 31 अक्टूबर है बच्चे, और 31 अक्टूबर पर ही 31 अक्टूबर का क्वेश्चन आया है। तो आगे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हमारे भारत देश में, और भारत देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई, अगर मैं हाइट की बात करूं इन मीटर तो आएगा आंसर 182 मीटर। अगर मैं फिट की बात करूं बच्चे तो ये होता है 597 फिट, और ये नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमारे देश में स्थित है। हमारे देश में विश्व के सबसे बड़ी बड़ी क्या चीज है? मैंने कहा विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमारे देश में। मैंने कहा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमारे देश में। तो मैंने कहा विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित हमारे देश का है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे देश में जो विश्व में सबसे बड़ी हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी बच्चे। क्वेश्चन करने का पैटर्न आपको एग्जाम में जो ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्यूरेसी, जो कि आपको प्रैक्टिस से आएगी। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कशन करा रहे हैं, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपके आगामी एग्जाम्स को देखते हुए वो सारे क्वेश्चन डाले हैं एक्सपेक्टेड जो आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 की बात चल रही है, और ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आपके सामने। द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड द, वेबसाइट का प्रथम पेज कहलाता है, पहला पेज कहलाता है। आंसर होगा आपका बच्चे, आंसर होगा होम पेज। पहले पेज को जब वेबसाइट का पहला पेज खुलता है तो उसे होम पेज कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखा, कह रहा है 1/a/1/b/c का रेशियो 2:3:5 में है, और कह रहा है फाइंड द ABC। मैंने कहा इनका एलसीएम लेते हैं, 5 या 15, 5 3 15 और 15 2 30। तो मैंने कहा 30 से सबको डिवाइड कर दो। मैंने कहा 30 से सबको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास, 30 से डिवाइड करो आंसर आएगा, ये देखिएगा मैंने 30 से डिवाइड किया आंसर आया 15, मैंने आंसर आया 1/10, आंसर आया 1/6। और हमें ये वैल्यू जो है पास में है 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c। देखिएगा अब कुछ एक जैसे आपको लग रहे हैं, या कह सकते हैं अब 1/a की वैल्यू बच्चे होगी 1/15। तो मैं कह सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं a बराबर 15। और अब आप ऑप्शन देखिए, a बराबर 15 हमारे एक ही ऑप्शन में आ रहा है, या सिंपली हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं a रिलेटेड टू दिस, b रिलेटेड टू दिस एंड c रिलेटेड टू दिस, और ऑप्शन हमारा b यहाँ पर मैच करता है। बहुत ईजी है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। रेशो का क्वेश्चन था, देन इसके बाद देखते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन आया हमारा एसआई का। एसआई होता है बच्चे सिंपल इंटरेस्ट। पहले एसआई के बारे में आपको बता देता हूं। एसआई
सिंपल इंटरेस्ट होता है जो केवल केवल हमारे प्रिंसिपल पर लगता है। प्रिंसिपल होता है हिंदी में मूलधन, जिसका फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100 होता है। PRT अपॉन 100 यदि हमें SI निकालना हो, इसमें पूछ क्या रहा है, R पूछ रहा है दोस्तों। SI का एक फॉर्मूला और होता है, अमाउंट बराबर होता है दोस्तों P प्लस SI। और हमें जो दे रखा है इस क्वेश्चन में, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है अ सम ऑफ रुपीज 16,550 रुपीज अमाउंट टू 26,480 इन 5 ईयर। ये जो 16,550 रुपये 5 साल में हो जाता है 26,480 इन 5 ईयर। तो मैं कह सकता हूँ हमारा P बराबर 16,550 रुपीज, और मैं कह सकता हूँ A बराबर हुआ है 26,480 रुपीज। आगे चलते हैं। T हमारा दे रखा है T बराबर 5 ईयर, और मैंने कहा हमें R निकालना है, जो हमारा क्वेश्चन है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और मैंने कहा A को P में माइनस करो, A में से P माइनस कर देते हैं तो ऐसा ही निकल जाता है, और A और P की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो बच्चे A और P में से माइनस करते हैं, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। मैंने कहा 26,480 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 16,550 रुपये। अब देखिए इसका सब्ट्रैक्शन किया तो 0 0, 8 में से 5 जाते हैं 3, 14 में 9 जाते हैं, और यहाँ 25 में से 16 जाते हैं तो 9 बचता है। तो हमारा आंसर आ जाता है SI 9,930। अब 9,930 रुपये बराबर हो जाएगा, आप वैल्यू पुट कीजिएगा जल्दी से, P है हमारा 16,550 रुपये। और आगे चलते हैं। आगे हमारा T दे रखा है 5 ईयर, और R निकालना है हमें आंसर में, और बटे 100 होता है। मैंने कहा 0 से 0 कट जाती है, और मैंने देखा कि अब ये 3 से कट सकता है और ये भी 3 से कट सकता है। तो मैंने देखा ये 5 है और 5 ईयर दिया हुआ है, और 5 को मैं इससे 20 बार इसे कट कर सकता हूँ, और इसको 4 बार कट कर सकता हूँ। 5 3 जा 15 होता है, 5 3 जा 15, और 5 1 जा 5। और सामने साफ दिख रहा है दोस्तों कि R, अगर मैं कहूँ R बटे 4, R बाई 4 बचा है यहाँ पे, और आगे कह सकता हूँ कि 993 अपॉन 331। सामने दिख रहा है कि ये इसको डिवाइड कर सकता है, और 3 टाइम साफ दिख रहा है। मैंने कहा ये इसको 3 टाइम काटता है, और R बराबर कह सकते हैं 3 इंटू 4, या R बराबर आंसर हम बता सकते हैं R बराबर 12%, और R बराबर 12% हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाता है। मैं मानता हूं आपको समझाने के लिए मुझे इसमें समय लगा होगा, लेकिन जब आप लोग इसको समझ लेंगे तो मुश्किल से मुश्किल इसमें 10 सेकेंड इसमें आपको लगेगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने दिख रहा है। 15 व्यक्ति किसी काम को 15 व्यक्ति एक 54 लॉन्ग वॉल को बनाने में 9 दिन लेते हैं, और ऐसे ही उसी काम को 32 मैन 5 डे में कितनी लंबी वॉल बनाएंगे। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी होता है, तो होता है M इंटू D1 अपॉन W1 बराबर होगा M2 इंटू D2 अपॉन W2। देखिएगा W डिनोट कर रहा हूं मैं वर्क को, वर्क मतलब काम को, M मैन को डिनोट करता हूं, और D करता हूं डेज को डिनोट। और आपके बारे में आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये हमारा M1 है, ये हमारा इतनी लंबी दीवार, ये हमारा W1 है। आगे चलते हैं, ये हमारा D1 है। आगे पूछा है ये हमारा M2, और ये हमारा D2। D मतलब डेज, पूछा है W2, पुट कर दीजिएगा वैल्यू। और मैंने कहा M1 हमारा दिया हुआ है 15, D1 दिया हुआ है
9 और W1 दिया हुआ है 54। आगे चलिए, मैंने कहा 32 इधर दिया हुआ है 32 इंटू D2 दिया हुआ है 5, आपसे पूछ रहा है W2। बड़ा ही इजी, डायरेक्ट काटेंगे। 9 9 6 जा होता है, 3 2 जा होता है, 3 5 जा होता है, 5 से 5 कटिंग हो जाता है और बच जाता है 1/2 इक्वल 32 अपॉन W1 W2, और W2 की वैल्यू आ जाती है 64 64। और आगे देखिए 64 मीटर, यानी कि जो वॉल बनाएंगे 32 बंदे, 32 लोग, वो 64 मीटर की वॉल्स प्रिपेयर करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चे अगला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में पाया जाता है। ये कह रहे हैं इन एग्जामिनेशन आई स्टूडेंट गॉट 32 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 4 मार्क्स। एक बच्चा, एक स्टूडेंट 32% मार्क्स लाता है और 4 नंबर से फेल हो जाता है। मैंने कहा अगर उस बच्चे के मार्क्स 32% आते हैं और वो 4 नंबर से फेल हो जाता है, मैंने इसमें 4 मार्क्स जोड़ दिए, तो अब ये हो गए इसके पासिंग मार्क्स। अब ये पासिंग मार्क्स हो गए। अब मैंने कहा आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। कह रहा है वाइल एन अनदर स्टूडेंट, एक दूसरा बच्चा 35% मार्क्स गेट करता है और गॉट 5 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। ये 5 नंबर ज़्यादा पासिंग मार्क्स से होता है। तो मैंने कहा अगर मैं इस पासिंग मार्क्स से जितना वो लाया 5 नंबर घटा दूं तो पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनेगा। मैंने कहा ये पूरे मार्क्स हैं M, और M का ही ये 30% 35% दिया हुआ है। कह रहा है कंप्लीट मार्क्स का 32% लाता है, 32% होता है और 4 नंबर से फेल हो जाता है। मैंने 4 नंबर को ऐड कर दिया, अब हो गई ये पासिंग मार्क्स। अब मैंने कहा दूसरा स्टूडेंट 35% मार्क्स लाता है और 5 नंबर ज़्यादा लाता है पासिंग मार्क्स से। मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया और पासिंग मार्क्स इसको बना दिया और दोनों पासिंग मार्क्स की वैल्यू सामने रखी। आगे चलिए, 5 को मैं इधर लाया और 32 को मैं इधर लेके गया। मैंने देखा ये बचा 3%, और 3% को मैं लिख सकता हूँ 3/100 और इंटू M। 5 को मैं इधर लेके गया और हो गया 4 + 5, और आंसर अब हमारा आने वाला है 9 बराबर 3/100 हो गया पूरा M। हमें मार्क्स हमें निकालने बचे, तो 3 3 जा 9 होता है और 100 की मल्टीप्लिकेशन होके 300 बन जाता है। जरा देखिएगा हिंदी में भी क्वेश्चन। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और 4 नंबरों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य विद्यार्थी 35% अंक लाता है और जो पास से 5% अधिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही शॉर्ट तरीका होता है, मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। आगे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम कह सकते हैं, इसका राइट आंसर बी है। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेश कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा है। एक आर्टिकल है, देखते हैं। द टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज 20% एंड 20% ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वलेंट टू द सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ। एक आर्टिकल है, आर्टिकल, मैं आर्टिकल को ए ही बोलूंगा। एक आर्टिकल है ए, उस आर्टिकल का पहले 20% इंक्रीज होता है, फिर नेक्स्ट में भी 20% इंक्रीज होता है। अब एक आर्टिकल को 20% इंक्रीज होता है और फिर 20% इंक्रीज होता है, तो मैंने माना इस आर्टिकल की वैल्यू 100 रुपये है। अब 100 रुपये का 20% इंक्रीज हुआ, तो या कह सकता हूँ 120% निकालें तो बच्चे साफ आंसर आ रहा है आपका 120 रुपये हुआ, रुपीज 120 हुआ। देन अगेन फिर 20% इंक्रीज हुआ इस पर, तो कह सकते हैं 120 का 120% और 120% होगा 120/100, और 100 यानी कि 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, और हो गया 12 का स्क्वायर, और 12 स्क्वायर आप जानते हैं होता है 144। अब वो 100 रुपये का जो आर्टिकल था, अब वो मिलेगा आपको
144 रुपये में। तो कह सकते हैं 100 रुपये का आर्टिकल 144 रुपये में मिलेगा, और कह सकते हैं कि 100 रुपये से कितना बढ़ा, 44%, 44% इंक्रीज हुआ। और मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर समझना। तो आंसर पहला है 4%, दूसरा 0, तीसरा 40, और आंसर है हमारा 44%। बहुत ही अच्छा, दोबारा समझिएगा। एक आर्टिकल 100 माना, किसी भी चीज़ को हम 100 मान सकते हैं, और 100 पर 20% इंक्रीज हुआ तो उस आर्टिकल की वैल्यू 120%, 120% हुई। 120 को मैंने ऐसे लिखा तो उस आर्टिकल की वैल्यू आई 120। फिर अगेन उस पर 20% इंक्रीज हुआ, तो फिर हमने उस पर जो सक्सेसिव प्राइस है, सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 20% एंड फिर अगेन 20%, तो 2 बार हुआ, 2 बार से 144 बना। 144 को 100 से कंपेयर की और ये 44% इंक्रीज हुआ। बहुत आता है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन टाइप्स क्वेश्चन होता है, और सिंप्लीफिकेशन का बड़ा ही इजी टाइप्स आपके सामने है। कह रहा है 3 to 4 इंटू 2 बराबर 36x की पावर 2। ये क्वेश्चन कह रहा है 36 की पावर 2। अब क्यों ना हम इसको ही 36 बना लें। और आप लोग जानते हैं कि 324 होता है 18 का स्क्वायर, और मैंने कहा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 36 का स्क्वायर। हमें इधर जो नंबर्स होता है इधर उसके इक्वल बनाना होता है और पावर की कंपैरिजन कर दी जाती है। तो मैंने कहा 18 टू जा 36 यहाँ हो गया, 18 टू जा 36 इधर हो गया, और 36 की पावर 2 हो गई। मैंने कहा 36 की पावर 2 नहीं है बच्चे, ये 36 की पावर x है, 36 की पावर x है। तो मैंने कहा 36 की पावर ये तो 2 हो गई, और आंसर में पूछा है 36 की पावर x, तो पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछी है। तो मैंने कहा जब भी बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर इक्वल हो जाती है, तो 2 बराबर x हो जाएगा, x की वैल्यू 2, और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आपके सामने पेश कर रहा हूं क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आपका क्यूबॉइड का। और क्यूबॉइड में पूछा आपसे द होल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ब्लॉक। एक रेक्टेंगल ब्लॉक है, रेक्टेंगल ब्लॉक लाइक दिस, ये रेक्टेंगल ब्लॉक आपका दिया हुआ है, और इसका एरिया आपको गिवन है, और एरिया है हमारे पास 8788 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे पूछ रहा है उसकी ये जो रेशियो दे रखा है उसकी लंबाई में, लेंथ में, ब्रेथ चौड़ाई, और हाइट ऊंचाई, या कह सकते हैं L बराबर दे रखा है 4, और रेशियो में दे रखा है तो मैं कह सकता हूँ 4x मान सकता हूँ, और B बराबर दे रखा है 3x, और H हाइट बराबर मैं कह सकता हूँ 2x। और हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस H इंटू एल होता है, H इंटू एल होता है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं वैल्यू पुट। सरफेस एरिया बराबर 2 इंटू मैंने कहा L इंटू बी, क्यों ना मैं इसके डायरेक्ट कर दूं, 4 3 जा 12 और 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। देखिएगा सभी में स्क्वायर आना है तो मैं स्क्वायर आगे जाके कॉमन लेने वाला हूं। B इंटू एच, 3 दूनी 6 यानी कि 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है H इंटू एल, 2 4 जा 8, 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चे इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर और इसमें भी एक्स स्क्वायर, और ये सरफेस एरिया गिवन है 8788, 8788 हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, जो कि मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। बचा कितना, 12 और 8 20 और 6 26 हो जाता है, 26। और आपके सामने ये दिखा है, तो मैंने 2 से काटा तो ये कटा 4 बार, 3 बार, 9 बार, 4 बार, तो कटा 4 3 9 4 बराबर
एक्स स्क्वायर इंटू 26। अब मैं इसको 26 से डायरेक्ट भी काट सकता हूँ या पहले 2 से काट सकता हूँ। पहले 2 से काटा 13 बार, तो 2 से काटा इजी हो जाता है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 7 जा, तो आया हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 2197/13 और 2197 जानते हैं 2197 इज द क्यूब ऑफ 13। एक्स स्क्वायर बराबर 13 की क्यूब होती है और बटे 13 है, तो कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर। जब पावर इज सेम, बेस इज इक्वल, एक्स बराबर 13 हो जाएगा। और x बराबर 13 पूछा क्या है, देन द फाइंड ऑफ लेंथ, लेंथ इज 4x, x की वैल्यू 13 और पूरा लेंथ की वैल्यू आ गई 4 इंटू 13, यानी कि 13 4 जा 52 होता है। और 52 मीटर में आपको आंसर दिया है, सेंटीमीटर में सॉरी, सेंटीमीटर में आपको आंसर है और आपका ऑप्शन नंबर मैच करता है दोस्तों सी। आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। ये आपका रेक्टेंगल बेस दिया हुआ है, एक होता है क्यूबिक बेस होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसमें ये फॉर्मूला हो जाता है 6a स्क्वायर। क्यूबिक का होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें ये l होती है, ये b होती है और ये h होती है, जो कि आपके सामने मैं प्रेजेंट की है। बेहतर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और इसको हम रेशो में बना के करेंगे तो बहुत इजी होने वाला है। तो कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, मैं कहता हूँ SP ऑफ 12 आर्टिकल बराबर कह रहा है द इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। मैंने कहा CP ऑफ 12 आर्टिकल, कह रहा है CP ऑफ 12 आर्टिकल, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने रेशियो में बना दिया, कहा SP बटे CP बराबर CP ऑफ 15 आर्टिकल। दोस्तों ये है 15, तो मैंने कहा 15/12, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। देखिएगा मैंने कहा SP/CP कर दिया और इस 12 को उसके डिवाइड में भेज दिया, 15 के डिवाइड में भेज दिया और आपके सामने आंसर आया कि SP/CP ये आपका आ गया। पूछा क्या है, गेन परसेंट, और गेन परसेंट कहे या प्रॉफिट परसेंट कहे एक ही बात होती है और इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। जब SP बड़ा होता है CP से तो प्रॉफिट आ जाता है, जैसे कि यहाँ भी दिख रहा है SP बड़ा है CP से, तो SP माइनस CP प्रॉफिट, P मतलब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है हमें। अब देखो दिख रहा 15 में से 12 गए, 15 माइनस 12 दैट इज 3 होता है अपॉन CP हमारा कितना है, CP इज 12% इंटू 100, बड़ा ही इजी 4 बार। मैंने कहा 100/4, 100/4 होता है 25। ये पूछा है प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, आपके सामने आंसर आया 25% और ऑप्शन नंबर सी मैच करता है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एयरफोर्स वाई ग्रुप में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है और मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन मैं आप लोगों को मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन बड़े ही इजी तरीके से कराने वाला हूं। मिसिंग सीरीज का एक क्वेश्चन आपके सामने पेश किया है और मिसिंग सीरीज पहला है 1 2 9 64 डैश और 777 6। देखिएगा मिसिंग सीरीज का एक तरीका होता है, इसके वैसे कोई लॉजिक नहीं होता, जो आपके माइंड में लॉजिक आए वो इसका लॉजिक होता है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको मिसिंग सीरीज समझाने वाला हूँ। मिसिंग सीरीज का पूरा चैप्टर हम आगामी क्लास, अपकमिंग क्लास हमारी होगी मिसिंग सीरीज पर, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। हमारा है 1 2 9 64 डैश 777 6।
देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैंने कहा 1 बन सकता है 1 की पावर 1 से या 1 की पावर 0 से। किसी की पावर 0 होती है, मैंने कहा a की पावर 0 दैट इज 1 होता है। मैंने कहा 100 की पावर 0 दैट इज 1 होता है। मैंने कहा f की पावर 0, मैंने कहा 1, किसी की पावर 0, आंसर 1 होता है। आगे चलिएगा, मैंने कहा 2 कैसे बन सकता है, मैंने कहा 2 की पावर 1 से 2 बन सकता है, या √2 की पावर स्क्वायर, या √2 का स्क्वायर 2 हो सकता है। √2 इसमें यूज नहीं होना। देखिएगा, आंसर आपके सामने आपके पास आ चुका है कि 1 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 4 और 6 की पावर 5। ये आपके सामने एक सीरीज बनती है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर दिखाती है, और पावर ये वाला नहीं बनने का हमारा आंसर होगा। 1 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 3 का पावर स्क्वायर 9 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, 5 की पावर 4, अब 5 की पावर 4 या कह सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और आपके आंसर होगा 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 160, 625, और आपका आंसर यही मैच कर देता है। बहुत इजी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मिसिंग सीरीज से है, लेकिन ये फिगर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी होता है। क्वेश्चन पढ़िएगा जल्दी से, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस मिसिंग सीरीज को आपको बताना है, और मिसिंग सीरीज में आपके सामने पेश की है। मिसिंग सीरीज देखिएगा, मिसिंग सीरीज क्वेश्चन में कह रहा था सेलेक्ट द मिसिंग फॉर्म ऑफ गिवन रेस्पॉन्स। कह रहा है ये मिसिंग सीरीज आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। मैंने इसको देखा कि हमारा 6 6 8 इधर नहीं बन पा रहा। मैंने देखा 6 5 जा 30 होता है, और 30 5 जा 4 जा 120 होता है, बनता है। आगे में देखते हैं क्या आगे बनता है ऐसा या नहीं। 6 7 जा 42 होता है, और 43 जा 126 होता है। जी हाँ, ये बन रही है पॉसिबिलिटी, ये और ऐसे आंसर आ सकता है। तो मैंने कहा 8 5 जा 40 होता है, और 40 की हम किस में मल्टीप्लिकेशन करें, मैंने कहा ए में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारा आंसर होता है 320 होता है। अब मैंने कहा ए की वैल्यू आप निकाल लो, या क्वेश्चन मार्क की एक ही बात होती है, 320 अपॉन 40, और 0 से 0 कटिंग होती है, और 4 8 जा आंसर, तो ए बराबर 8 आंसर आ जाता है। ये मैंने ए माना है क्वेश्चन मार्क की जगह, ए क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने लेट किया है, तो आपका आंसर नंबर बी इस प्रकार से। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं बच्चे एयरफोर्स वाई ग्रुप में, जो मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ उसी की रेस्पेक्ट से आपको आंसर करने हैं। बड़ा ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से आप लोग एग्जाम्स देंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बेस्ट विशेज आपके सामने, आप 100% एग्जाम क्रैक करेंगे। अब आपने देखते होंगे इंग्लिश डिक्शनरी चलाते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी में आप लोग पहला कैसे आ जाता है, आप जब सर्च करते हैं तो पहला कौन सा आना चाहिए, उसी के ऑर्डर में ये क्वेश्चन है। कह रहे अरेंज द फॉलोइंग वर्ड असेंडिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। इस इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन को। मैंने कहा SE 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 SE, ये SE कॉमन है सभी में, और SE कॉमन होने के बाद ये सब में है। फिर थर्ड अल्फाबेट पे जाते हैं, इसमें L हो रहा है, इसमें L है, इसमें N है, इसमें L है, इसमें L है, यानी कि थर्ड में L के बाद आता है N। तो 3 अल्फाबेट हमारे कॉमन हो रहे हैं, और ये ऐसा 4 केसेस में हो रहा है। देन इसके बाद E आता है, D आता है, और चौथा अल्फाबेट है हमारा D, और ये तो हमारा बाद का नंबर होगा, और इसमें L आता है। तो देखिएगा इंग्लिश अल्फाबेट में E पहले आता है या D, तो मैंने कहा D पहले आता है। तो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट असेंडिंग ऑर्डर में पहला नंबर मिलेगा शेल्डम को। दूसरा नंबर देखिए, अब 4 अल्फाबेट हमने यूज किए, और D के बाद आता है E, और दूसरा मिलेगा सेलेक्ट को। अब 2 हमारे पास आ चुके हैं, अब तीसरे के लिए हमें इस पे वर्क करना है,
और तीसरा यानी कि थर्ड फोर्थ अल्फाबेट में देखिएगा ई के बाद आपको दिख रहा है एफ, और ये हमारा थर्ड है। देन इसके बाद हमारा फोर्थ ये है और फिफ्थ ये बैठता है। अब ऐसा कौन सा बैठता है देखिएगा, मैंने कहा फर्स्ट ये है यानी कि 2 नंबर कॉमा, सेकंड है फर्स्ट, आगे चलिए थर्ड है फोर्थ, आगे चलिए फोर्थ है फिफ्थ, और फिफ्थ पे हमारा थर्ड, और ऐसा मैच करता है देखिएगा 21,453, पहला ही मैच करता है बच्चे, पहला ही मैच कर रहा है हमारा, और कोई मैच नहीं करेगा, क्योंकि राइट आंसर इज ए आपके सामने पेश किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है वाई ग्रुप में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि क्लेम का कोड दे रखा है आपको, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने पेश करा है, और क्लेम का कोड आपको दिया हुआ है, कह रहा है क्लेम काल्म का कोड दे रखा है XZON CALM को कोडिट दिया है, और आपसे जैकॉल का पूछता है, आपसे जैकॉल का पूछ रहा है। आप लोग देखिएगा ए और जेड में कनेक्शन दिखता है, ऐसे ही कनेक्शन हमें सी और एक्स में दिख रहा है, ऐसे ही कनेक्शन हमें एम और एन में दिख रहा है, और ऐसे ही एल और एन। सर ये कनेक्शन बने कैसे? देखिएगा आप लोग ABCD पढ़ते हैं, ABCDEF ... अब ये होता है लेफ्ट हैंड और ये होता है राइट हैंड। मैंने कहा जो अल्फाबेट लेफ्ट हैंड पे है डिकोडिंग उसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड से दिखा रही है। मैंने कहा सी थर्ड पे होता है, और ऐसे ही अगर मैं इधर से थर्ड गिनूं 1 2 3 तो होता है हमारा एक्स। उम्मीद करता हूं लॉजिक समझ में आ गया होगा। आइएगा देखते हैं। अब ए का हमारे पास आंसर आएगा Z, हमारे पास सी का आंसर आएगा, सी का आंसर आएगा हमारे पास एक्स। देखिएगा थर्ड प्लेस पे एक्स किस किस में है, ऑप्शन से अप्रोच करते हैं बच्चे। थर्ड प्लेस में एक्स इस पर है, थर्ड प्लेस में एक्स इस पर है, इस पर नहीं है और इस पर भी नहीं है, तो कह सकते हैं हमारे ये ऑप्शन कट जाएंगे, यानी कि ये ऑप्शन हमारे आंसर नहीं बन सकते। दो की पॉसिबिलिटी बनती है। आइएगा और देखते हैं। देखिएगा मैंने कहा कि अब थर्ड पर सी एक्स को डिकोड करता है, डिकोडिंग जिसकी एक्स है इसकी भी एक्स है, दोनों में आ रही है। और मैंने कहा सेकंड लास्ट जेड है, जेड है, जेड है। अब हमें एक अल्फाबेट देखना है, एक अल्फाबेट। अब देखिएगा क्यू आना चाहिए या एफ आना चाहिए, पहले में देख लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा जे। इजोटी होता है बच्चे, एक फॉर्मूला आपको दे के जाता हूँ। इजोटी बड़ा ही फेवरेट फॉर्मूला होता है। ई 5 पे होता है, जे 10 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 20 पे होता है, और वाई होता है 25 पे 25, और होता है आपका जे। जे आ रहा है 10 पे। अगर मैं राइट हैंड की ओर से काउंट करता हूं तो क्यू 10 प्लेस पे आता है। आप काउंट करके देखिएगा कि क्यू 10 प्लेस पे आता है, और क्यू 10 प्लेस पर आने के बाद हमारा आंसर बन जाता है सी, और सी राइट आंसर है इस कोडिंग डिकोडिंग में। और कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जाम्स में आपके आ रही है, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही सिंपल है। आपके सामने पेश हो गया है क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कह रहा है देखिएगा ये क्वेश्चंस हम लोग आंसर अप्रोच से ही कर देते हैं। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, और क्वेश्चन चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन ये चैप्टर का क्वेश्चन, और हमारी इक्वेशन दे रखी है। कह रहा है कि इन स्टारों के स्थान पर कह रहा है सेलेक्ट द साइन इन द प्लेस ऑफ स्टार विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइन। इन साइन के सीक्वेंस देखिएगा कैसे करेक्ट हो सकते हैं। व्हेन द सब्स्टिट्यूट मेक्स द क्वेश्चन एज अ करेक्ट क्वेश्चन इक्वेशन। देखिएगा पहला साइन देखिएगा, मैंने कहा 24, पहला साइन है इंटू 4, नेक्स्ट है +5 इक्वल 4। क्या ये बन सकता है? 24 की मल्टीप्लिकेशन 4 में करनी है और 5 ऐड करना है, क्या ये 4 बन सकता है? कभी नहीं बन सकता बच्चे।
ए ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, चेक करते हैं। अब आगे 24 इक्वल, आगे पहला हमने साइन फिल किया 4 इंटू 5 और अगला साइन किया +4 और 4 5 जो होता है 20 और मैंने कहा +4, ये हो जाता है 24। अब ये आंसर आ गया 24 अब इक्वल 24 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 24 इक्वल 24, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पाया जाता है। कह रहा है ए का कोड दे रखा है 2, बी का 4 और जेड का 52। आप लोग जानते हैं कि ए अल्फ़ाबेट में फर्स्ट प्लेस पे आता है, बी सेकंड पे आता है और जेड 26 पे आता है। तो इस कोडिंग में हमें डबल दिए हुए हैं। ए को 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, 2 को 2 से 4 बना और 26 को 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 52 बना। आगे एच ई दे रखा है, एच ई, एच का प्लेस देखिए, ई का प्लेस देखिए। ई का प्लेस होता है 5 इजोटी से, ई के बाद आता है एफ जी एच, एच होता है 8 पर, 8 पर होता है और मैंने इन दोनों को प्लस किया और प्लस करके बनता है बेटा 13 और 13 का इसमें डिकोडिंग दे रखी है 2 से मल्टीप्लिकेशन करके वही तरीका और होता है 26। सेम ऐसे ही कोड पूछ रखा है बच्चे धीरज का और मेरा नाम धीरज है और यही मैंने क्वेश्चन बनाया है और आने वाला क्वेश्चन ऐसा इस टाइप पर हो सकता है क्योंकि इस टाइप पर बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए। बच्चे धीरज का कोड आपको देखना है। मैंने कहा सबके ऐड कर दो और मल्टीप्लिकेशन 2 से कर दो, बहुत बेहतर तरीका होता है। मैंने कहा 4 ऐड होता है, 4 होता है डी पे, एच और ई यहीं से उठाइएगा, 13 होता है, हाँ जी सर 13 होता है। आगे उठाइए, ई होता है 5 पे, आर होता है 18 और मैंने कहा ए होता है 1 पे और जे होता है 11 पे। ऐड कीजिएगा, 4 और 13 17 होता है, 5 और ये 23 हो जाता है और प्लस 11। आगे देखिए इन दोनों को ऐड करोगे 40 बनता है, प्लस 11 ऐड करोगे तो कितना बनता है 51 और 51 की 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे जैसा कि अभी तक आप करते हुए आए हैं तो हो जाएगा 102। तो धीरज का कोड बन जाएगा बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25। एनालॉजी बोलते हैं इस चैप्टर को और इस चैप्टर में आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। कह रहा है 3:30 और 7 बॉक्स। देखिएगा साफ रिलेशन दिख रहा है, 3 टेंजा हो जाता है 30 और 7 टेंजा 70 और हम अब हमको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। मैंने देखा 72 है, 343 है, 350 है, 729 है, यानी कि ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब हम लोगों को दूसरा लॉजिक सर्च करना होगा। दूसरा लॉजिक आपके सामने फिर पेश करता हूं। मैंने कहा 3 की पावर 1 दिख रहा है और मैंने कहा 30 ऐसे भी बन सकता है 3 की पावर 3 प्लस 3, यानी कि इसकी पावर 3 कर दो और ऐड कर दो। ऐसे ही बन सकता है 7 की पावर 1 या इसको देखते हैं पॉसिबिलिटी बना के 7 की पावर 3 प्लस 7। देखिएगा 7 की पावर 3 होता है 3 4 3 और 7 इसमें ऐड करोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 350 350 और 350 हमारा एक ऑप्शन मैच करता है और यही इसका आंसर है 350 इसका आंसर। आपके एग्जाम में इस बेस पर इस ट्रिक पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते, नया क्वेश्चन हमारे सामने और देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को मैं बहुत ही इजी बनाने वाला हूँ। ब्लड रिलेशन हमारे रिलेशंस होते हैं। मैं पहले आपको 2 मिनट समझा देता हूँ
ये होते हैं हम, ही या शी। ही या शी होते हैं हम, हमारे भाई हमारी बहन हमारे साथ होते हैं। देन इसके ऊपर हमारे मम्मी और पापा जी होते हैं जो कि एक रिलेशन से बंधे हुए हैं, हमारे ऊपर ये होते हैं। और हमारे मम्मी के भी मम्मी पापा होते हैं और हमारे पापा के भी मम्मी पापा होते हैं, यानी कि एक स्टेप ऊपर होता है। पापा हमारे एक ही स्टेप होते हैं और दादी नाना नानी डबल स्टेप होते हैं, और हमारे बच्चे हमारे से नीचे स्टेप रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से हम इसको लेके चलने वाले हैं। आइएगा, कहता है कि इफ आर इज द हस्बैंड ऑफ एन, आर इज द हस्बैंड, हस्बैंड है आर, और मैंने आर को डिनोट किया प्लस से। मैंने कहा पुरुषों को प्लस से और महिलाओं को माइनस से डिनोट करूंगा। आर इज द हस्बैंड ऑफ एन एंड फादर ऑफ सी। आर जो है वो हस्बैंड है किसका? एन का। जब हस्बैंड ये है तो पत्नी कौन होगी? एन। और मैंने कहा सेकंड इसी में पढ़ते हैं, फादर ऑफ सी। आर तो एन का हस्बैंड है और फादर है सी का। और सी क्या है? प्लस या माइनस, ये इसने दिया ही नहीं है। आगे, एंड क्यू इज द मदर ऑफ टी एंड एन। क्यू जो है वो मदर है किसकी? क्यू इज द मदर ऑफ टी एंड एन। पहले तो मदर लिखेंगे क्योंकि क्यू मदर है एन की, और साथ में इसका दोस्त टी की भी है। अब टी क्या है? प्लस है या माइनस ये नहीं पता, और ये बहन या भाई हो सकते हैं। जब दोनों की मम्मी एक है क्यों, तो ये बहन भाई हो सकते हैं। अभी नहीं पता ये तो बहन है, ये भाई है या बहन, अभी कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। आगे तो अब क्या पूछता है? सीधा आंसर पूछता है, देन हाउ इज सी रिलेटेड टू। इस सी का क्यों से रिलेशन बनता है? सी का क्यों से रिलेशन, हाउ इज सी रिलेटेड टू क्यों। क्यों का सी क्या लगता है? भाई क्यों का सी जो हो सकता है वो इसकी बेटी का बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, यानी कि पोता भी हो सकता है और पोती भी हो सकता है। पोता और पोती दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका जेंडर नहीं दिया दोस्तों। और जब तक जेंडर आपको कंफर्म ना हो तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो आंसर आपके सामने होना चाहिए, कैन बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, हम इसको निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जेंडर कंफर्म नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमने किए, आगे है क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैंने पेश किया। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है SHT। आगे चलते हैं, इसका OCN, S और O में रिलेशन देखिए, H और C में रिलेशन देखिए, और T और N में रिलेशन देखिए। मैंने कहा N के बाद आता है T, N के बाद आता है T, N के बाद आता है N, M, M, N, O, P, Q, R। देखिएगा 2 4 6, 6 प्लेस बाद आता है +6 करता है। C के बाद H, C के बाद आता है D, E, F, G, H। बात समझ में आई? 6 और ये दिख रहे हैं आपके 5, ये आ रहा है 5 के बाद +5 और ये होना चाहिए +4। कंफर्म करते हैं। O के बाद P, Q, R, S। साफ दिख रहा है कि आपका आ रहा है 4 के बाद +4। आगे चलते हैं, सेम ऐसे ही आंसर होना चाहिए हमारा J के बाद, हमारा J 6 पहले होना चाहिए। आगे देखते हैं आंसर, J से पहले 6, यानी कि आप ABCD आप अगर देखें, आप लिखना पड़ेगा आपको ABCD, अगर आपको जल्दी करना है ना आप लिख लेंगे ABCD, आपको बहुत इजी हो जाएगा। EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYWSTUV
ये होता है W X Y Z। अगर देखिए मैंने कहा जे से पहले, जे के बाद 6 देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, पी, पी के बाद क्यू, यानी कि लास्ट वाला हमारा क्यू होना चाहिए ऑप्शंस में, और लास्ट वाला क्यू हमारा एक ही ऑप्शंस में है, वो है सी। एक से ही काम हो, एक ऑप्शन से ही काम हो गया क्वेश्चन का। और मैंने कहा लास्ट वाले में 6 का डिफरेंस आ रहा था, मैंने जे और क्यू में 6 का डिफरेंस बीच बिटवीन 6 अल्फाबेट ले लिए, और आंसर में क्यू होना चाहिए थर्ड प्लेस पर, और ऐसा एक ही ऑप्शन मैच करता है। ऐसा ही आपको करना है। ABCD के लिए आपको जब पेपर मिलता है आप रफ शीट पे ABCD लिख सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। इजी आपको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन में हो रहा है। आपके लिए बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 28, और 28 हमारा डायरेक्शन सेंस, दिशा निर्देश का एक क्वेश्चन है, और दिशा निर्देश का क्वेश्चन आपके सामने पेश किया। आप जानते हैं, हल्का सा और ऊपर ले लेते हैं इसको, ताकि हिंदी वाले बच्चे भी हमारे सही तरीके से देख पाएँ। और क्वेश्चन है आपका, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, और देखिएगा मैंने कहा क्वेश्चन आप लोगों का 4 साइड्स होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 साइड्स होती हैं, इसी पे बेसिक क्वेश्चन होते हैं हमारे। अब कह रहा है मनु वॉक 25 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। मनु 25 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है। मनु चल गई, ये 25 मीटर चल गई उत्तर दिशा की ओर, देन टुक अ लेफ्ट टर्न। अब मनु ऐसे चली, और मनु का फेस है नॉर्थ की तरफ, और इसका लेफ्ट ये है, राइट ये है। टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर, लेफ्ट मुड़ी और 10 मीटर चली। देन ही टुक अ राइट टर्न, अब इसका राइट इधर हो गया, चली एंड वॉक द 25 मीटर, फिर 25 मीटर चली। अगेन ही टुक राइट टर्न, अब फिर राइट टर्न लिया इसने एंड वॉक 10 मीटर, फिर ये यहाँ आ गई, क्योंकि 10 ही इधर से यहाँ तक चली थी, तो 10 भी यहाँ से यहाँ तक चलेगी, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। और ये 25 है, और ये भी 25। आगे पूछते हैं, कह रहा हाउ फार इज मनु फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मनु यहाँ तक कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है। 25 + 25 50 हो जाता है, और 50 के डिफरेंट फार है 50 मीटर, तो फार है। और कह रहा है किस डायरेक्शन में, एंड इन विच डायरेक्शन। मनु डायरेक्शन रखती है नॉर्थ की, लेकिन मनु डायरेक्शन रखती है नॉर्थ की। और आगे ये क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। आगे ऐसा भी पूछ सकता है कि मनु का फेस किस डायरेक्शन में, मनु का फेस किस डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे मनु इधर जा रही थी, तो मनु का फेस कहाँ है, ईस्ट में। अगर आपसे पूछे फेस किधर है बच्चे मनु का, तो आंसर कर देंगे ईस्ट। लेकिन हमारा क्वेश्चन फेस नहीं पूछा, उसने पूछा मनु कौन सी डायरेक्शन में है, तो मैंने आंसर में कहा कि आंसर में एक बार देखिएगा, आंसर हमारा आ रहा था 50 मीटर नॉर्थ, और देखिए कौन सा मैच करता है, 50 मीटर नॉर्थ, एक ही ऑप्शन डी मैच करता है। हमारा आंसर डी मैच करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और ये होता है प्रॉब्लम ऑफ एजिस। एजिस प्रॉब्लम का क्वेश्चन बड़ा ही इजी तरीके से हम देखने वाले हैं, और इस एजिस प्रॉब्लम में एवरेज भी लगी हुई है, दोनों को देखेंगे। कह रहा है द एवरेज एज ऑफ फादर एंड हिज सन, 2 सन, दो बच्चे उसके, ये फादर है और उसके 2 सन, S1 सन 1 और सन 2 ये है। और कह रहा है इनका दे रखा है एवरेज कितना, इतना ईयर, 27 ईयर। तो मैं कह सकता हूँ सम मतलब प्लस, इनका हो जाएगा 27, और ये 3 लोग हैं इंटू 3, और सम आ जाएगा दोस्तों इसका 81 ईयर्स। ये पापा बेटा 1 बेटा 2 81 साल के हैं। आगे चलते हैं।
5 year ago द एवरेज एज ऑफ 2 सन, 5 साल पहले, यानी कि कह सकता हूं S1 माइनस 5 प्लस S2 माइनस 5, 5 साल पहले इनकी एजेस का एवरेज जो है वो 12 ईयर था। 12 ईयर एजेस का एवरेज था 5 साल पहले। तो अब सम कितना होगा 5 साल पहले? 5 साल पहले सम होगा 12 इंटू 2 बराबर 24 ईयर्स। आगे देखिए, मैंने कहा इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो S1 प्लस S2 हो जाता है और ये हो जाता है 24 प्लस 10, 5 और 5 माइनस 10 हो जाता है और माइनस 10 को मैंने दूसरी साइड लेके गया, प्लस 10 हो जाता है। तो S1 प्लस S2 की वैल्यू आती है 34 और 34 ये वैल्यू आई S1 प्लस S2 की। अब यहाँ से ऑप्शन से ही आंसर हो जाएगा आपका। देखिएगा, मैंने कहा इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 4 ईयर्स, इनकी एज का डिफरेंस 4 ईयर है। आप एक्सपेक्ट कीजिए 34 दोनों की एज है और एक की एज 15 होगी और दूसरे की एज कितनी होनी चाहिए? 4 का डिफरेंस है तो 19। आ गया होगा समझ में? मुझे एक की 15 एक की 19 और दोनों की एड है 34 ईयर। अब वो पूछ रहा है फादर की एज। बच्चे ये वैल्यू यहाँ रख के फादर की तो एज आ जाएगी। कह रहा है देन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, पापा की प्रेजेंट एज बताइए, अब की एज बताइए। तो मैंने कहा फादर की एज में टोटल एज 81 साल बच्चों की सहित माइनस बच्चों की दोनों की एज 34 ईयर और पापा की फादर की एज कितनी आ गई? 11 में से 4 गए 7, 7 बचा 4। मैंने कहा 47 वर्ष और 47 वर्ष इसका राइट आंसर। और राइट आंसर कौन सा मैच करता है? डी मैच। बहुत ही इजी तरीके से कराया हम। मैंने इसको लिखा ज़्यादा क्योंकि हमारे साथ वो बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उसी की रेस्पेक्ट से सभी को समझ में आए, इसीलिए मैंने थोड़ा लॉन्ग तरीके से करा रहा हूँ। आगे चलेंगे, जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे अपने सिलेबस में तो हम इनको शॉर्ट तरीके से हाउ टू माइंड कैलकुलेशन, ये मैं आपको सिखाऊंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन में आपके सामने पेश किया है कुछ नॉन वर्बल में आपके सामने क्वेश्चन में दे रखा है कुछ इस टाइप से। और इसमें जो चेंज हुआ है, मैंने कहा ये 90 डिग्री पे था, ये वाली ऐसे थी और ये इस डायरेक्शन में हो गई, ये डायरेक्शन मिल गई। तो कह सकते हैं 45 डिग्री चेंज हुआ, केवल हाफ सेकंड, फिर 45 डिग्री चेंज हुआ और उम्मीद है अगला भी 45 डिग्री चेंज होगा और 45 डिग्री ऐसे बन जाएगा, या कह सकते हैं इसकी आंसर फिगर हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगी। और हमें देखिएगा, अब डॉट में पहले ऑप्शन देख लेते हैं बच्चे। ऑप्शंस हमारा एक ही है, ये मैच कर रहा है, हमारा इसी से आ गया। अभी तो हमने सिंबल्स उठाए भी नहीं थे, हमारा आंसर इसी से आ जाता है। और इसी से आंसर नंबर डी आपके सामने ये राइट आंसर है और इसे आंसर लगा दीजिएगा। फिर आप अगर ऐसा ना दिया हो, आपको बता रहा हूँ आगामी के लिए और नेक्स्ट अपकमिंग के लिए, फिर आप सिंबल से लेंगे क्योंकि सिंबल एक बार आ रहा है, दो अंदर, एक बार दो अंदर। पहले में ट्रायंगल, फिर डॉट, वीकेंड डॉट, फिर ट्रायंगल आना चाहिए और ट्रायंगल इसमें है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो दोस्तों ये हमारा पूरा था हमारा वाई ग्रुप का टेस्ट सीरीज रागा की। रागा होता है रागा, RAGA, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। इस पूरे सेक्टर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैंने जो आपको टेस्ट 1 प्रेजेंट किया है, ये हूबहू आपके एग्जाम सेट पे बेस है। इसको अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट टेस्ट मैं आप लोगों के बीच बहुत ही जल्द प्रेजेंट करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, एग्जाम करीब हैं और लगे रहिए। थैंक यू।